हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो आजकल एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ ट्रेंड में चल रही है, वो है हमारी इंडिया को लेके, यानी कि इंडिया की सरकार को लेके। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी सिंगल लाइन में, लेकिन मैंने देखा उस कम्युनिटी पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। दैट मीन्स कि ऑडियंस इस बारे में बात चाहती है कि मैं बात करूं, जैसे कि रिएक्शन रिव्यू मेरा चैनल है। हालांकि मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूं, पॉलिटिक्स में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और पॉलिटिक्स में जब इंटरेस्ट नहीं है तो पॉलिटिशियंस में भी एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट येस, थोड़ा बहुत होता है, कोई हमें अच्छा लगता है। बट मैं बताऊंगी नहीं यहाँ पे कि मैंने वोट किसको दिया था और मैं पसंद किसको करती हूँ। बट येस, जिस चीज़ को लेके इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, मेन मुद्दा, वो है हमारा फैज़ाबाद का, यानी कि यूपी का मुद्दा, अयोध्या का बेसिकली। क्योंकि फैज़ाबाद से अयोध्या रोड के नाम से वो जगह ज़्यादा विख्यात और फेमस हुई थी, और वो था हमारी राम जन्मभूमि, जिसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी, तो मैंने एक रिएक्शन चैनल होने के नाते राम जन्मभूमि के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। आप जब भी मेरा चैनल खोलेंगे, सबसे पहले होम पेज पे मेरा वही वीडियो आता है। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि राम जी का मंदिर, हालांकि उस मंदिर का टाइम पे भी बहुत बवाल मचा था, क्योंकि शंकराचार्य उस मंदिर के लिए रेडी ही नहीं थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो मंदिर अधूरा था, और अधूरे मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं होता। लेकिन बहुत जल्दबाजी में किसी की भी ना सुनते हुए ये इनॉग्रेशन किया गया, जबकि शंकराचार्य को आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कितना महत्व दिया जाता है। लेकिन फिर भी उनकी बातों को डिनाई करते हुए मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, शंकराचार्य ने ये इनॉग्रेशन अटेंड नहीं किया। तो अब काफ़ी लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि हमने तो ये बात पहले ही बोली थी कि अगर अधूरे मंदिर का इनॉग्रेशन करवाओगे तो रिज़ल्ट भी अधूरा ही होगा। तो क्या जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको इस चीज़ का सबक मिल गया है? क्या वाकई में राम मंदिर जो था वो एक पॉलिटिक्स का ज़रिया था? क्योंकि अभी पिछले दिन के भाषण में मैं भी ये सुन के बड़ी आश्चर्यचकित हुई। हालांकि मैं ऐसी वीडियोस वगैरह देखती नहीं, लेकिन क्योंकि हम यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब में कुछ ना कुछ वीडियोस ऐसी आ ही जाती है। तो वहाँ पे सुना मैंने कि जय जगन्नाथ के नारे लग रहे थे। हालांकि हमारे लिए तो देखिए सारे भगवान बराबर हैं, चाहे वो जगन्नाथ जी हों चाहे वो श्री राम हो। लेकिन सडनली एकदम से सुर ताल बदल जाना, थोड़ा सा जनता को ये चीज़ें ना ऑकवर्ड लगी कि अभी तक जय श्री राम, भगवा भगवा रंग सारे में सिर्फ यही घूम रहा था पिछले आई थिंक 6-7 साल से। और अब सडनली एक दिन के ही अंतराल में जय श्री राम से जय जगन्नाथ, इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं बदलता जितनी जल्दी नारों में शब्द बदल गए। थोड़ा सा जनता को, ऑडियंस को ये चीज़ें जो है वो ऑकवर्ड लगी। और फिलहाल अभी मैं बताऊं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डाइसी हैं, क्योंकि डे बाय डे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जहां से सिंहासन पूरा हिलता हुआ नज़र आया है। और जीत के बावजूद भी आप देखते हैं हमारी प्रधानमंत्री के चेहरे की बिल्कुल हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। तो क्या इसमें गलती प्रधानमंत्री जी से हुई है? क्योंकि जो लोग होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, वो गलतियां बताते हैं सो दैट कि इन फ्यूचर उन गलतियों को रेक्टिफाई कर पाएँ। अब रिएक्शन वालों से भी यही उम्मीद की जाती है कि हम भी अगर कोई मिस्टेक हुई हैं तो दोनों साइड सुन के एक बेहतर और एक सही अनबायस्ड सल्यूशन बताएं। तो लगता तो मुझे भी है कि कुछ गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस में। बट कुछ गलतियाँ एक जनता होने के नाते जो मैंने इर्द गिर्द सुनी, जब 4 लोग बात करते हैं तो चर्चा होती है, तो उन्हीं चर्चा में 3-4 गलतियाँ तो हुई हैं। जैसे कि जो हमारा हिंदुस्तान है, आप जानते हैं कि जाना ही इसीलिए जाता है देश विदेश में कि हिंदुस्तान के अंदर सारी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटीज़ कितनी सारी हैं, और शायद यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हुई ना, आप समझ रहे हो कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। कम्युनिटी का डिवीज़न, कम्युनिटी को नीचे गिराना, इन सब चीज़ों से शायद कहीं ना कहीं वो लोग डिसअपॉइंट हुए जो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, और वहीं से शायद चीज़ें जो हैं वो डिवाइड होती चली गई। दूसरी चीज़ कि जब से प्रधानमंत्री जी की सरकार है, हर जगह, हर बैनर, चाहे वो एक छोटा सा टिकट का टुकड़ा क्यों ना हो, वहाँ पे सब जगह हमारी प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो रहती थी। चाहे वो कोविड वैक्सीन क्यों ना हो, वहाँ पे भी कॉर्नर में हमारे प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो। तो प्रधानमंत्री जी, ऐसा कोई मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे उन्होंने अपनी मार्केटिंग, ब्रांड प्रमोशन ना किया हो।
भर भर के ब्रांड प्रमोशन हुआ, क्योंकि उनके पास प्रमोशन करने के लिए पैसा भी था, फेस वैल्यू भी थी, उपाधि भी थी, सब कुछ था। तो उन्होंने अपने तरीके से अपना फुल ऑन ब्रांड प्रमोशन किया। वहीं पे अगर विपक्ष की बात करें तो उनके पास पैसा ही नहीं था, तो वो अपना प्रमोशन क्या करते, है ना। प्लस उनके बहुत सारे जो मेजर लीडर्स थे वो सब तो बंद हो चुके थे। उसके बाद भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में उन्होंने जो अपना कैंपेन करा, वो कैंपेन ऑडियंस को, जनता को कनेक्ट किया। उनका जो पद यात्रा कैंपेन था, जो ग्राउंड लेवल पे जाके उन्होंने जो कैंपेन किया लिमिटेड रिसोर्सेज में, वो कैंपेन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता को अट्रैक्ट किया, रेदर देन कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपना हर तरीके से प्रमोशन किया था, वाया प्रिंट मीडिया, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, बहुत जगह पे जहाँ देखो सिर्फ उनका ही चेहरा, सिर्फ उनका ही चेहरा, हर जगह सिर्फ उनका ही चेहरा। तो यहाँ पे कुछ मुझे लगता है चीज़ें ना लैक हुई हैं, जिसकी वजह से जनता का विश्वास, ख़ास तौर पे यूपी, मतलब यूपी की सरकार गिराना एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है प्रधानमंत्री के लिए। शायद इसीलिए उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी जो खुशी उनकी लास्ट टाइम पे थी। आप लास्ट टाइम की उनकी फ़ोटो देखना, वीडियोस देखना, दोनों हाथ खड़े कर करके वो खुशी का इजहार कर रहे थे। और इस बार उनके चेहरे की हवाइयाँ इस कदर उड़ी थी कि बस वो अभी रो देंगे। इस कदर उनकी आइज़ जो थी, आँखें जो थी, वो इतनी इमोशन से भरी हुई थी, क्योंकि अभी भी पूरी की पूरी बाजी जो है वो जो 2 लोग नए आए हैं उनके हाथ में है, पूरी की पूरी बाजी। आप जानते हैं कि मैं किन की बात कर रही हूँ। और अगर उन लोगों ने गठबंधन नहीं किया तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। और गठबंधन करने की भी उन्होंने बहुत जो है शर्तें रखी हैं, वो शर्तें भी अगर पूरी करने जाते हैं तो जो ऑलरेडी हैं, जिनके साथ कुछ कुछ कमिटमेंट्स हुए होंगे, उन कमिटमेंट से वो पीछे होते हैं। तो इस वक्त बहुत बुरे फंसे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि इस जीत का ना तो वो खुल के जश्न मना पा रहे हैं और ना ही इस जीत के लिए वो दुखी हो पा रहे हैं। बहुत कश्मकश दुविधा में फंस चुके हैं। लेकिन ये बात भी है कि एक अकेला बंदा इतने लोगों पे भारी पड़ गया कि सबको गठबंधन करना पड़ा। तो मेजरली जो था हिलाना, वो था प्रधानमंत्री जी की कुर्सी हिलाना, उनकी कुर्सी हिलाना बाय हुक बाय क्रुक। इसीलिए एक बंदे को हराने के लिए बाकी सब लोगों ने गठबंधन कर दिया। फिर भी बहुत टफ कंपटीशन रहा। इस कंपटीशन की एक्चुअली में उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। हालांकि हमारे उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है और बहुत एक्सपेक्टेशन है यहाँ के लोगों को, शायद इसीलिए जनता ने उनको प्यार दिया है वापस से। लेकिन यूपी में जो गिरावट हुई है वहाँ पे लूप होल्स ढूंढने बहुत मुश्किल नहीं है, वहाँ के लोगों की ज़ुबानी ही आप वहाँ के लूप होल्स पता कर लेंगे। लेकिन योगी जी के लिए बहुत 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 बुरा लगा, क्योंकि योगी जी एक आइडल बन चुके हैं युवा, मतलब आम युवा की नज़रों में भी और काफ़ी लोगों की नज़रों में भी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा लोग यहाँ पे योगी जी के फ़ैन थे। और जिस तरह योगी जी को झटका लगा है, इस चीज़ की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। लेकिन अगेन ये किसी और की हार हो या ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी की पर्सनल हार है। ये उनकी हार है कि उन्होंने ऐसी कहाँ पे क्या कमी छोड़ी कि धार्मिक जगह में, धार्मिक स्थलों में वो इतना फोकस्ड हो गए कि उन्होंने आम जनता, आम युवा के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। उनका सिर्फ फोकस हो गया कि धार्मिक स्थलों की स्थापना करो और लोगों का प्यार हासिल करो। लेकिन अगर एक एज के लोग धार्मिक होते हैं तो उससे कई ज़्यादा जो संख्या है, जनसंख्या है, वो है हमारी युवा पीढ़ी की, जो इस समय धार्मिक स्थल पे नहीं अपने रोज़गार के लिए भटक रही है। तो इन चीज़ों पे फोकस होना भी अच्छी बात है कि उन्होंने एक सदी का इतना पुराना केस सॉल्व किया, जो पता नहीं और कितनी सदी लग जाती सॉल्व होने के लिए। लेकिन उस चीज़ के लिए हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है, जो आगे चल के भारत का भविष्य है, उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचा गया। सरकारी एग्ज़ाम्स, प्राइवेट जॉब तो छोड़ दीजिए, आजकल तो आइम्स के पढ़े हुए बच्चों को भी कितनी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इतने बड़े बड़े कॉलेजेस के डिग्री होल्डर कैट मैट पता नहीं क्या क्या क्रैक करके भी आजकल प्राइवेट सेक्टर में जॉब की जो मारामारी, उससे हर कोई इंसान वाकिफ़ है। तो पढ़ा लिखा इंसान भी बेरोज़गार घूम रहा है, और जो ग्रेजुएट है, एक नॉर्मल जो एक सरकारी जॉब के लिए
तैयारी करता है, जिनके जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे अच्छे कोर्सेज, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो पढ़ाई में फोकस करते हैं कि भैया 12th ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी तो मिल ही जाएगी। सरकारी नौकरी के नाम पे कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला। जैसे तैसे कुछ सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम्स हुए, पेपर लीक हो गए। अब पेपर लीक एक इतनी स्ट्रेंज बात है कि अब इतने एडवांस होने के बावजूद, जो चीज़ें इतनी एडवांस हैं, सिक्योरिटी इतनी एडवांस है, और तब अगर ये सुनने को मिले कि पेपर लीक हो गया, तो ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग खबर होती है, क्योंकि ये खबर पहले के लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। आज से पहले अगर हम 20-25 साल पुरानी बात करें तो शायद लोगों ने कभी ये खबर नहीं सुनी होगी कि पेपर लीक हो गया, जबकि उस समय पे रिसोर्सेज कम थे, जबकि उस टाइम पे रिसोर्सेज कम थे, सिक्योरिटीज़ कम थी, उसके बाद भी पेपर लीक मुश्किल, मतलब नामुमकिन, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अभी पिछले 10-15 साल से पेपर लीक तो ऐसा हो गया जैसे कोई आम बात हो। अगर ये चीज़ पहले होती ना, तो सबसे पहले वही बाहर होता जिसके सर्विलेंस में ये चीज़ें हो गई हैं, लेकिन इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया। इसका नुकसान किसे हुआ? अगेन आम युवा को, जो शायद पता नहीं कितने टाइम से इस एग्ज़ाम की, इस प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे थे। शायद लोगों का बोलना यही है, जनता का, अब जनता का ये परसेप्शन हो गया कि जॉब इन्हें देनी ही नहीं थी, जॉब इनके पास थी ही नहीं, इन्हें सरकारी जॉब देनी ही नहीं थी, तो लीक ये इन्होंने खुद करवाया, लीक का सब कुछ प्रोपोगंडा खुद किया ताकि जॉब ना देनी पड़े, और डिले पे डिले, डिले पे डिले, और डिले पे डिले हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि आज की डेट में आम जनता की जो बेसिक नीड है ना, वो है रोज़गार, वो है रोज़गार। और जो रोज़गार नहीं दिला पा रहा है वो कैसे भारत का भविष्य तय करेगा। तो यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उन लोगों को बहुत खुशी हुई जो बहुत धार्मिक हैं, एक एज को पार कर चुके हैं, जिनके लिए शायद बेरोज़गार रोज़गार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ जो लोग रोज़गार की तलाश में थे और इस उम्मीद में थे कि हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में तो रोज़गार ज़रूर मिलेगा, लेकिन उस रोज़गार के नाम पे मिला तो सिर्फ लीक लीक लीक, पेपर लीक, ये लीक वो लीक। तो यहाँ से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है डगमगाई। अब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोगों को भी कोई लूप होल्स लगते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि यूपी में सरकार इतनी तेज़ी से गिरी। और तो और जिस जगह पे इतना कॉन्फिडेंस था, जैसे कि रायबरेली, इस जगह भी बहुत कॉन्फिडेंस था हमारे प्रधानमंत्री जी को। इनफैक्ट उन्होंने मजाक भी बनाया था उस जगह पे सोचिए कि जो विपक्ष हैं वो इतने अच्छे वोट्स के साथ जीते हैं, और वहाँ पे हराया भी किसको है? आप जानते हैं कि अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई, जो अगेन एक बहुत बड़ा धक्का और झटका है। तो जो लूपहोल्स हैं वो अगर रेक्टिफाई कर लिए होते तो शायद ये मौका कभी भी नहीं मिलता विपक्ष दल को, क्योंकि बहुत विश्वास था प्रधानमंत्री जी पे, उनके कार्यकाल पे और उनकी हर चीज़ पे। लेकिन वो अगर आधी जनता को खुश कर पाए तो आधी जनता उनसे निराश हुई, जिन जनता ने उन पे विश्वास जगाया था। तो जो चीज़ें मुझे अपने एंड पे लगी, मैंने सोचा चलिए डिस्कस करते हैं। बाकी आप लोगों को मुझसे कई ज़्यादा पता होगा, तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को क्या लगता है कि इनके कार्यकाल में, हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में और क्या लूप होल्स थे जिनको रेक्टिफाई किया जा सकता था, या आगे अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं, वैसे चांसेस पूरे हैं, तो आप इनसे और क्या उम्मीद करना चाहते हैं कि किस चीज़ पर इन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक चीज़ों पर ये बहुत काम कर चुके हैं। और फिर उसके बाद जय श्री राम से एकदम से जय जगन्नाथ जी पे आ जाना थोड़ा सा स्ट्रेंज था, बट स्टिल हमारा विश्वास जिन पे है देखिए उन पे रहेगा ही। लेकिन हाँ, आप जनता हैं, आप अपने कमेंट्स बता सकते हैं, अपनी दिली इच्छाएं बता सकते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से, कि उन्हें आम जनता के लिए किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, क्या फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो आप लोग ही बता सकते हैं और आप लोगों की बात ही उन तक पहुँच सकती है। इट वॉज जस्ट अ चिट चैट, ये ना किसी के फेवर में था ना ही किसी के डिसफेवर में, ये जस्ट मेरा एक बातचीत थी जो मैंने सोचा चलिए एक बात करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कमेंट्स बहुत सारे इससे रिलेटेड आ रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी, मज़ा आएगा। वैसे पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो मेरे को इंटरेस्ट आया कि अच्छा इतने लूप होल्स थे, इस चीज़ के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन डेफिनेटली देखिए वो लोग ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे जिनको इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा होगा, है ना, वो लोग ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे, और उन्हीं की डिसअपॉइंटमेंट है, उन्हीं का एग्रेशन है जो ये निकल के आ रहा है, कभी कमेंट्स के द्वारा, कभी जो हार हुई है उसके द्वारा। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।